लखनऊ की लॉ यूनिवर्सिटी, 1980 का दशक, किताबें, बहसें और कोर्ट रूम के सपने। एक छात्र था ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जिसे सब प्यार से बबलू कहते थे। कायस्थ परिवार से था, तेज दिमाग और पढ़ाई में अव्वल। सबको लगता था कि ये लड़का कभी बड़ा वकील बनेगा, कोर्ट में कानून के पन्ने पलटेगा और अपनी दलीलों से इंसाफ के तराजू को हिला देगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जो लड़का कानून का रक्षक बनना चाहता था, वही आगे चलकर कानून का सबसे बड़ा दुश्मन कहलाया। और वो भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम के साथ कहीं जाम छलकाता था। ये कहानी है बबलू श्रीवास्तव की, एक ऐसे रंगबाज की कहानी जिसने कानून की किताबों से निकलकर बंदूक की नाल थाम ली और खून के धब्बों से अपनी ये जराइम की दुनिया की कहानी लिखी। लखनऊ की गलियों में घूमते हुए बबलू अक्सर एक बात कहता था, कानून अमीरों का गुलाम होता है। ये लाइन उसके दिल में बगावत का बीज बनकर बैठ गई थी। क्लासरूम छूटता गया, किताबों की जगह सड़कें, बाजार और बदमाश की मंडलियों ने ले ली। और फिर आया वो वक्त, बॉम्बे, चमक दमक, 1980 का दशक, जब अंडरवर्ल्ड अपने उफान पर था। दाऊद इब्राहिम का नाम हवा में गूंजता था। डोंगरी की गलियों में दाऊद के नाम से लोग गुंडा बनना चाहते थे, माफिया बनना चाहते थे, गैंगस्टर बनना चाहते थे। और बबलू भी शायद उस सुनहरी दुनिया की ओर खिंचता चला गया जिस पर दाऊद इब्राहिम का राज था। शुरुआत छोटे मोटे कामों से की, स्मगलिंग का सामान पहुंचाना, एक्सटॉर्शन के फोन लगाना। लेकिन बबलू में थी आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा, और इसी ने उसे दाऊद के करीब पहुंचा दिया। एक रात गोल्डन पगोडा होटल में दाऊद ने ग्लास टकराते हुए कहा कि तू मेरा भाई है बबलू। बस यहीं से बबलू डी कंपनी का हिस्सा बन गया। काम बढ़ा, किडनैपिंग शुरू हुई, पैसों की बारिश होने लगी। उसका पहला बड़ा कांड 1990 में, एक ज्वेलर का अपहरण कर लिया, 50 लाख की फिरौती मांगी उस दौरान। और बबलू का नाम रातों रात नौकरी पेशा लड़के से जुर्म की दुनिया के राजा के रूप में बदल गया। लेकिन बड़ी कमाई के साथ बड़ी दुश्मनी भी आई। दाऊद के साथ रास्ते अलग होने लगे। बबलू ने भी रास्ता बदला और जा मिला छोटे राजन से। यहीं से दो दुश्मनों का रिश्ता कायम हुआ। दाऊद और बबलू, जो एक वक्त भाई कहे जाते थे, अब वो ब्रेकअवे ग्रुप का लीडर था। मुंबई की गलियों से निकलकर वापस वो यूपी लौटा, अपने घर की जमीन पर अपनी सत्ता जमाने। इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, हर जगह उसका नाम खौफ का पर्याय बन चुका था। लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, मर्डर, सब कुछ बबलू के इशारे पर होता था। लोग कहते थे कि जब बबलू भाई शहर में आता है तो सड़कें सुनसान हो जाती हैं। लेकिन असली खून की कहानी अभी बाकी थी। 24 मार्च 1993, इलाहाबाद की सुबह, ज़्यादा ठंड नहीं थी। सर्कुलर रोड पर एक कार धीरे धीरे रुकती है। ड्राइवर दरवाज़ा खोलता है और तभी गोलियों की आवाज़, तरतराहट हवा को चीर देती है। एडिशनल कस्टम्स कलेक्टर LD अरोड़ा जमीन पर गिर चुके थे। 3 गोलियां, सीधा सीना और सिर। उनके शरीर में दाग दी गई थी। शहर सन्नाटा हो चुका था। यह हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, ये बबलू की महत्वाकांक्षा का ऐलान था। अरोड़ा स्मगलिंग केस की जांच कर रहे थे और बबलू को डर था कि दाऊद के नेटवर्क पर उनका हाथ पड़ गया तो जेल जाना पक्का है। इसलिए बाहर आते ही उसने अपने 2 भरोसेमंद गैंगस्टर कमल किशोर सैनी और मंजीत सिंह उर्फ मंगेश सरदार को बुलाया और कहा कि ये आदमी हमारी कमर तोड़ रहा है, इसे खत्म कर दो। रात भर प्लानिंग हुई और सुबह हमला हो गया। गोलियों की गूंज से इलाहाबाद की नींद उड़ गई। अरोड़ा वहीं ढेर हो गए थे। लेकिन इस केस ने बबलू को एक और पहचान दे दी, उत्तर भारत का नया दाऊद। इस हत्याकांड का एक छोटा गवाह भी था, रामू। वो ही सर्कुलर रोड पर चाय की दुकान चलाता था। रामू ने बाद में अपने दोस्तों से कहा कि साहब, वो दिन तो मैं भूल ही नहीं सकता। मैं चाय बना रहा था, तभी धां धां की आवाज़ आई। जब बाहर भागा तो देखा एक अफसर लहूलुहान पड़ा है। कुछ लोग भाग रहे थे। काले कोट में एक चेहरा ढका हुआ था, पर उसमें एक का चेहरा दिख गया, तीखी आंखें, पतला चेहरा। बाद में पुलिस ने बताया कि वो बबलू के आदमी थे। रामू ने बताया कि बयान देने से वो डर गया था, लेकिन गोलियों की आवाज़ उसके कानों में आज भी सुनाई देती है। मर्डर केस में बबलू अंदर गया, बाहर आया, लेकिन उसके हाथ और गहरे रंगते चले गए। जेल उसके लिए बंदिश नहीं थी, नया ठिकाना था, गैंग चलाने का नया अड्डा था। बबलू को अब इस खेल में बड़ा मजा आने लगा।
अपहरण, हर तरह की वारदातों में वो लिप्त था। 2003 में दिल्ली के एक बड़े बिजनेसमैन का अपहरण हुआ। 2 करोड़ की फिरौती मिली, लेकिन सबूतों की कमी से बबलू बरी हो गया। और फिर साल 2015 में प्रयागराज के ज्वेलर पंकज महिंद्रा का किडनैपिंग प्लान बना। 10 करोड़ की डिमांड। ये ऑपरेशन उसने जेल के भीतर से करवाया। महिंद्रा को अंधेरे गोदाम में बांध कर रखा और रोजाना फोन जाता था, पैसे लाओ वरना तुम्हारा अंत हो जाएगा। लेकिन इस बार पुलिस ने तेजी दिखाई। 8 गैंग मेंबर धर लिए गए। जब कोर्ट में बबलू की पेशी हुई तो पूरा कोर्ट रूम थर्रा रहा। वकील ने कहा कि जनाब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कीजिए, जेल में उसकी जान को खतरा है, लेकिन जज ने मना कर दिया। यही बबलू को कोर्ट रूम में पैदल लाया गया। सफेद कपड़े, आंखों में ठंडापन, लेकिन चेहरे पर माइंड गेम का साया। कहता था कि मैं निर्दोष हूं, मगर हर सुनवाई से पहले और बाद में पुलिस की निगरानी बढ़ती गई। एक पत्रकार है, उन्होंने उस दिन रिपोर्ट में लिखा था कि कोर्ट के बाहर बहुत भीड़ थी। बबलू की झलक पाने के लिए वो उतरा। चेहरा वही जवान जैसा, पर आंखों में डर झलक रहा था। वो वकील के पास गया और कहा कि दाऊद के लोग मुझे खत्म कर देंगे। वो दरअसल ये बयान दर्ज कराना चाहता था, लेकिन उसे देखकर लगता था कि इस आदमी के भीतर कई कहानियां कैद हैं। एक सोर्स ने बताया कि नेपाल में एक मीडिया टाइकून जमीम शाह की हत्या का ऑर्डर भी इसी जेल से दिया गया था। दाऊद से दुश्मनी तो उसकी पक्की थी। बबलू ने अपनी किताब भी लिखी, नाम था अधूरा ख्वाब। उसमें लिखता है कि दाऊद मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मैं उसके जाल में फंसा मोहरा था। 1995 में छुट्टियों के बहाने बबलू सिंगापुर निकल गया, पर वहाँ इंडियन इंटेलिजेंस ने उसे पकड़वा दिया। 2 दर्जन से ज़्यादा केसों के मोस्ट वांटेड के रूप में उसे भारत लाया गया, लेकिन जेल की 4 दीवारों में भी उसकी उंगलियां अपराध का धागा खोलती रही। 2010 में नेपाल में मीडिया कारोबारी जमीम शाह को दिन दहाड़े काठमांडू में गोली मार दी गई। जांच में नाम आया बबलू का। बताया गया कि यह हत्या भारत और नेपाल के अपराधी गठजोड़ का हिस्सा थी, एक नेक्सस था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उसे दुश्मन बताया। 2021 में लाहौर बम धमाके तक में उसका नाम उलझा। पूछे जाने पर उसने कहा कि मैं तो सिर्फ बदला ले रहा हूँ। अब उसकी निजी जिंदगी की बात करें तो वो भी रहस्यों से भरी थी। 2006 में उसने शादी की अर्जी डाली, कहा मुझे बेल दो, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया। फिर बाद में राजनीति में किस्मत आजमाई। 2004 में सीतापुर से लोकसभा चुनाव लड़ा, अपना दल के टिकट पर हार गया, लेकिन वोट ठीक ठाक मिले। तब उसने कहा कि अगर जुर्म से नहीं तो सियासत से अपनी बात कहूंगा, लेकिन सियासत में भी उसकी किस्मत नहीं चली। साल 2008 में कानपुर की टाडा कोर्ट का दिन यादगार बन गया। जज ने बबलू, कमल किशोर सैनी और मंगे सरदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट में बबलू का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन आवाज ठंडी थी। उसे बरेली सेंट्रल जेल भेजा गया। वहां से वो अंडरवर्ल्ड के संपर्क में बना रहा। जेल की सलाखों के पीछे भी एक्सटॉर्शन और लैंड डील के सौदे होते रहे। वो अब कानून की किताबें नहीं पढ़ता था, उन्हें हथियार बनाता था। 2024 में उसने प्रीमेच्योर रिलीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली, लेकिन यूपी सरकार ने सख्त विरोध किया। कहा 42 केसों में जिसका नाम है, कितने के खून उसके हाथों से सने हैं, उसे कैसे रिहा किया जा सकता है। और कोर्ट ने भी सहमति जताई और इस तरह बबलू श्रीवास्तव का साम्राज्य यहीं जेल की दीवारों में थम गया। उम्र 50 पार, लेकिन आंखों में अभी वही पुराना ठहरा। ये खतरनाक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे बंद। कहा जाता है कि बरेली जेल का एक गार्ड रात में अपनी ड्यूटी पर उसके सेल के बाहर खड़ा होता था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि रात के सन्नाटे में अंदर से फोन पर जैसे आवाज़ें आती थी, किसी को आदेश देते हुए कि भाई नेपाल का काम हो गया। मैं सोचता था ये आदमी जेल में रहकर भी कितना जिंदा है। जब मैंने उससे कहा कि भाई साहब आप बाहर नहीं जाना चाहते हो क्या, तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि बाहर से दुश्मन इंतजार कर रहे हैं, अंदर ही मैं सुरक्षित हूँ। इसके बाद बबलू चश्मा पहनता, फिर लॉ की किताबें पढ़ता, और हर बार देखकर वो यही सोचता था कि अगर उसी किताब को बचपन में सही तरीके से उसने पढ़ लिया होता तो आज अदालत में वो खड़ा वकील होता, अदालत के कटघरे में नहीं। आज जब बबलू श्रीवास्तव का आप नाम लें या कहीं पढ़ें तो बस एक ही चेहरा याद आता है कि अपराध की दुनिया में उसका नाम तो बहुत बड़ा था, सपने उसने कुछ और देखे थे। इस कहानी में एक बड़ा सबक है कि कानून के पन्ने अगर सही से ना पढ़े जाएं तो यही पन्ने किसी दिन चार्जशीट बन जाते हैं। और जिस कोर्ट में आकर बबलू श्रीवास्तव कभी दूसरों के लिए अर्जी दिया करता होगा, दलील देता था, आज वो खुद वहाँ अपराधी बनकर खड़ा अपने बरी के लिए, अपनी जमानत के लिए भीख मांगता रहा है।
तो दोस्तों ये थी बबलू श्रीवास्तव की कहानी। अगले किसी एपिसोड में फिर मुलाकात होगी आपसे रंगबाज में किसी और रंगबाज की कहानी को लेकर। तब तक देखते रहिए कड़क।